गुड मॉर्निंग। इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम मुगल कालीन आर्थिक दशा के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल काल में हम शाहजहां तक के समय को भारत की आर्थिक स्थिति को संतोषजनक मान सकते हैं। यद्यपि इस आर्थिक संपन्नता का लाभ मुख्यतः बादशाह, बड़े बड़े मनसबदार, व्यापारी और उद्योगपति ही उठाते थे, परंतु वस्तुओं के मूल्य सस्ते होने के कारण सामान्य जनता को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। परंतु औरंगजेब के शासनकाल में भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर गिरती गई। उसके शासनकाल में कृषि, व्यापार, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में हानि उठानी पड़ी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का आर्थिक ढांचा नष्ट हो गया। मुगल साम्राज्य की निर्बलता, मराठों की लूटमार, नादिर शाह और अब्दाली की लूटमार और यूरोपियन व्यापारियों के आर्थिक शोषण ने भारत की आर्थिक दशा को शोचनीय बना दिया। इसके बाद हम बात करते हैं मुगल काल में विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ स्थिति बादशाह, बड़े बड़े मनसबदार और राजपूत राजाओं की थी। बादशाह की आय सबसे अधिक थी। मुगल बादशाह वैभव और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उसी प्रकार साम्राज्य के बड़े बड़े मनसबदार और राजपूत राजाओं की स्थिति थी। उन्हें बड़े बड़े वेतन और जागीरें प्राप्त थीं। उनके पश्चात राज्य के अन्य कर्मचारी थे जो छोटी बड़ी विभिन्न श्रेणियों में बटे होते थे और जिनमें बहुत छोटे स्तर के कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी। व्यापारी और उद्योगपति वर्ग में भी विभिन्न श्रेणियां थी। बड़े व्यापारी और उद्योगपति बहुत संपन्न थे और उनका जीवन राजाओं से किसी प्रकार से कम नहीं था। निम्न व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु उनकी स्थिति संतोषजनक मानी जा सकती है। इनके पश्चात विभिन्न श्रेणियों के विद्वान, कलाकार और कारीगर थे, उनमें से जिन्हें बादशाह, राजाओं तथा अमीरों का संरक्षण मिल जाता था। उनकी स्थिति काफी अच्छी थी, परंतु अन्यों को साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कृषि मजदूर और अन्य मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनको बहुत कम वेतन मिलता था और उनका जीवन स्तर गिरा हुआ था। सबसे बुरी स्थिति किसानों की थी। उन पर करों का अत्यधिक भार था, सबसे ज़्यादा था। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे और राज्य कर्मचारी उनका जी भरकर शोषण करते थे। करों को प्राप्त करने के नाम पर, करों को वसूल करने के नाम पर उन पर अत्याचार होता था। संक्षेप में मुगल काल में आर्थिक ढांचा सामंतवादी था, जिसमें समाज उच्च और निम्न आर्थिक वर्गों में बटा हुआ था और इन वर्गों के बीच एक चौड़ी खाई थी। समाज का बहुसंख्यक वर्ग परिश्रम करता था और उनके परिश्रम का लाभ समाज का एक छोटा सा वर्ग प्राप्त करता था। क्योंकि किसानों की संख्या अत्यधिक थी, जनसंख्या से आप सभी कृषि करने वाला वर्ग था, उसकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उनकी मेहनत का लाभ उठाने वाला एक बहुत छोटा वर्ग था और वही उन सुविधाओं का, उनकी मेहनत का लाभ प्राप्त करता था। मुगल काल में, मुगल काल में भी कृषि भारत का ही बहुसंख्यक जनता का मुख्य व्यवसाय था। देश के विभिन्न भागों में गेहूं, चना, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, गन्ना, कपास, अफीम, नील, पोस्त आदि की खेती की जाती थी। गेहूं की उपज मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती थी। गन्ना मुख्यतः बंगाल और बिहार में, चना और जौ पंजाब
उत्तर प्रदेश और बिहार में, बाजरा और मक्का उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, नील मुख्यतया बयाना जिले में, अफीम मुख्यतया मालवा और बिहार में तथा कपास देश के विभिन्न भागों में और चावल मद्रास, कश्मीर आदि स्थानों में पैदा किया जाता था। कृषि में प्राय वही औजार या साधन प्रयोग में लाए जाते थे जो सल्तनत काल में प्रयोग में लाए जाते थे। सिंचाई के लिए किसान वर्षा, कुओं, तालाबों, नदियों और नहरों पर निर्भर थे। समय समय पर किसानों को अकाल की समस्या का मुकाबला करना पड़ता था। मुगल काल में कई अवसरों पर गंभीर अकाल पड़े। अकाल के साथ महामारी और भयंकर बीमारियां भी आती थी। परिणाम स्वरूप लाखों लोग मौत के शिकार बन जाते थे। यह ठीक है कि ऐसे अवसर पर राज्य की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती थी और भी सहायता दी जाती थी, परंतु आवागमन के साधनों और दवाइयों तथा योग्य चिकित्सकों के अभाव में यह सहायता सर्वदा अपर्याप्त होती थी। जंगली जानवर भी फसलों को काफ़ी हानि पहुंचाते थे। किसानों पर करों का अत्यधिक भार था। बादशाहों के आदेशों के उपरांत भी राज्य के कर्मचारी किसानों को काफ़ी परेशान करते थे। इन सभी कठिनाइयों के उपरांत भी किसान अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं करते हुए, क्योंकि उनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम थी, इसलिए वो इसे अपनी नियति समझकर इन सब अत्याचारों को सहन करते थे और खूब मेहनत करते थे। शाहजहां के समय तक किसानों की स्थिति ठीक ठाक रही, परंतु औरंगजेब के समय में तथा उसके बाद के समय में किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत कमज़ोर थी। वह हाड़ तोड़ मेहनत करते थे, कृषि का उत्पादन करते थे, लेकिन उसका बहुत सारा भाग जो था वह कर के रूप में बादशाहों या जमींदारों या मनसबदारों द्वारा वसूल किया जाता था। कर के रूप में वसूल किया जाता था। जो उनका हिस्सा बचता उसी में वह अपना जीवन यापन करते थे और उनके अत्याचारों को सहन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल काल में उद्योग की। मुगल काल में उद्योग धंधे चरमोत्कर्ष पर थे। आगरा, बनारस, बंगाल, बिहार, मालवा और बीदर श्रेष्ठ वस्त्रों के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। सभी प्रकार का सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा भारत में तैयार किया जाता था। अयोध्या और खान देश में जरी का कपड़ा और बंगाल में रेशमी वस्त्र, श्रेष्ठ मसलिन आदि का निर्माण होता था। मुल्तान में फूलों वाले कालीन और कश्मीर में ऊनी कालीन बनते थे। जहांगीर ने इसका एक कारखाना अमृतसर में स्थापित किया था। सियालकोट में तंबू, अलवर, फतेहपुर सीकरी व जौनपुर में दरियां, ढाका में मलमल और पंजाब, कश्मीर व पहाड़ी क्षेत्रों में ऊनी कपड़े का व्यवसाय विशेष प्रगति पर था। आगे हम बात करते हैं मुगल काल में उद्योग धंधों की।
तो गुड़ और चीनी बनाने का उद्योग बंगाल, गुजरात और पंजाब में काफ़ी प्रगति पर था। अफीम और नील बनाने का व्यवसाय भी प्रगति पर था और यह विदेशों में भी भेजी जाती थी। मिट्टी के बर्तन और खिलौने देश के लगभग सभी भागों में बनाए जाते थे। दिल्ली, काशी और चुनार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए विख्यात थे। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वहाँ पर। लकड़ी का काम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कलात्मक वस्तुएं बनाने के लिए भी होता था। कश्मीर और कर्नाटक लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। समुद्री जहाज निर्माण करने के उद्योग में भी भारतीय दक्षते पारंगत थे। वह जहाज का भी निर्माण करते थे। सामान ढोने और यात्रियों को ले जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण भी मुगल काल में हुआ था, जिससे वो जहाज़ों का निर्माण करके अन्य देशों से सामुद्रिक व्यापार करते थे। लोहा बनाने का उद्योग भी काफ़ी अच्छी स्थिति में था। लोहे का निर्माण भी मुगल काल में हुआ। लोहे का प्रयोग मुख्यतया हथियार बनाने में तथा कुछ कृषि के आवश्यक उपकरण बनाने के लिए भी होता था। भारतीयों ने तलवार, कटार, भाला आदि परंपरागत हथियारों को बनाने में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी, परंतु अच्छे स्तर की तोपें और बंदूकें बनाने में श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाए थे। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए गुजरात और पंजाब विख्यात थे। पंजाब तांबा, कांसा और पीतल का प्रयोग मुख्यतया बर्तन एवं मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। दिल्ली और उसके आसपास के स्थानों में तांबे का उद्योग, बंगाल में कांसे का उद्योग और बनारस तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पीतल का उद्योग प्रख्यात था। सोना, चांदी और हाथी दांत का प्रयोग आभूषण और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। सोना पंजाब और कुमायूं की नदियों से प्राप्त किया जाता था। तांबे की खानें राजस्थान और मध्य भारत में थी। हीरे की खानें गोलकुंडा और छोटा नागपुर में थी। विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की एक खान से प्राप्त हुआ था। हीरों का प्रयोग आभूषण, सिंहासनों और वस्त्रों में लगाने के लिए किया जाता था। भारत में शराब बनाने का उद्योग भी काफ़ी अच्छी अवस्था में था, परंतु उम्दा किस्म की शराब भारत में तैयार नहीं की जाती थी, जिस वजह से उसे यूरोप और फारस से मंगाया जाता था। चमड़े की वस्तुएं बनाने का उद्योग विशेष प्रगति नहीं कर सका। चमड़े की मस्क और थैले तथा घोड़ों की रासें काफ़ी मात्रा में बनते थे। चप्पलें और जूते भी बनाए जाते थे। नमक पंजाब की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता था। राजस्थान की झीलों जैसे कि सांभर और पचपदरा तथा समुद्र के पानी से भी नमक तैयार किया जाता था। समुद्र तट पर मोती निकालने का उद्योग भी अच्छी स्थिति में था। दक्षिण भारत में यह प्रमुख उद्योग था। कांच के बर्तन और क्षमादान आदि बनाने का काम फतेहपुर सीकरी, बरार और बिहार में काफ़ी अच्छी अवस्था में था तथा कांच की सुंदर सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती थी। देश के विभिन्न भागों में सुगंधित तेल, इत्र, गुलाब जल आदि भी बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता था। जौनपुर और गुजरात ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विख्यात थे। राजस्थान में मकराना में संगमरमर का उद्योग, फतेहपुर सीकरी व बयाना में लाल पत्थर और सिंध की खानों में पीला पत्थर निकाला जाता था, जिनका भवन निर्माण और मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता था। देश में बड़ी संख्या में मजदूर पत्थर को तराशने के काम में बड़े दक्ष थे। सामान्य लोगों के मकानों में ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता था, अतः ईंट बनाने का उद्योग भी काफ़ी
अच्छी अवस्था में था। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से पूरा कर लेते थे। इस प्रकार मुगल काल में उद्योग धंधे काफ़ी अच्छी स्थिति में थे तथा इनसे लाखों लोगों की जीविका प्राप्त होती थी और इन उद्योगों के माध्यम से वह अपना जीवन यापन करते थे, लाभ कमाते थे। और उद्योग धंधे इतने विकसित थे कि यहाँ पर उद्योग धंधों के माध्यम से आंतरिक और बाह्य व्यापार किया जाता था। जहाज़ों के निर्माण से यहाँ से माल को बाहर ले जाने के लिए समुद्री मार्ग का प्रयोग करके बाहर भेजा जाता था तथा वहाँ से भी जहाज़ों के माध्यम से समुद्रों के मार्ग से बाहर से जो उत्पादित माल था उसको यहाँ पर आयात किया जाता था। तो इस प्रकार से आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से मुगल काल में आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया, जिसमें जो मुख्य उद्योग थे वह कृषि और उद्योग धंधे थे। कृषि उस समय भी आजीविका का एक मुख्य व्यवसाय था और वह किसान वर्ग जो है हाड़ तोड़ मेहनत कर जो है कृषि उत्पादन करता था और अत्यधिक मात्रा में कर या लगान को देने के बाद भी जो भी उसके हिस्से में आता था उससे वह अपनी आजीविका चलाता था। धन्यवाद।